जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवालों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते रहिएगा। 100% दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल छपने की प्रबल संभावना रहेगी। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अपने सवालों को लेकर। हमारा पहला सवाल कहता है कि भारत ने किस देश को डोर्नियर 228 विमान सौंपा है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यहां से सवाल। जापान को दिया है, श्रीलंका को दिया है, इंडोनेशिया को दिया है या बांग्लादेश को दिया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों आपको बता दें, भारत ने डोर्नियर 228 विमान किसको सौंपा है तो आप नोट करके रखें, यह श्रीलंका को दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका को लेकर। अगर आपसे कहा जाए कि श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। दिनेश गुणवर्धने कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने, इसको आप ध्यान में रखें। और वर्तमान में दोस्तों वहां के प्रेसिडेंट यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति कौन है तो आप कहेंगे रनीले विक्रमसिंघे। ये दोस्तों अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रनीले विक्रमसिंघे, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे कहा जाए कि श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है यानी कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, बहुत लोग इसकी राजधानी दोस्तों कोलंबो समझ लेते हैं और उनका जवाब गलत हो जाता है। इसकी राजधानी है जयवर्धनेपुरे कोट्टे। क्या है? जयवर्धनेपुरे कोट्टे, इसको आप नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे दोस्तों प्रश्न में पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। एक दोस्तों आप नोट करके रखिएगा, सिलीनेक्स। ये दोस्तों युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। सिलीनेक्स और मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास हैं। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन से युद्धाभ्यास होते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और दोस्तों G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों 2023 में G20 की बैठक कहाँ पर होगी? अपने भारत में होने वाली है। और दोस्तों उसका शेरपा कौन होगा? अमिताभ कांत होंगे। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मीराबाई चानू, पीटी ऊषा, निखत जरीन, मनीषा कल्याण। दोस्तों आपको बता दें, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बनाई गई है, वो भी कोई खिलाड़ी। इसको आप नोट करके रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। मीराबाई चानू को बनाया गया है, पीटी ऊषा को बनाया गया है, निखत जरीन को बनाया गया है या मनीषा कल्याण को बनाया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। भारतीय ओलंपिक संघ इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो आपको नोट करके रखना है, यह दोस्तों पीटी ऊषा जी को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और पीटी ऊषा को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? उड़न परी नाम से जानते हैं, आप सबको पता है। उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं। ये दोस्तों एक धावक है, आप सबको पता ही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। मीराबाई चानू ये किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। और कौन सी कैटेगरी में? 49 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है। और कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। इतनी बातें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं निखत जरीन। इन्होंने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के अंदर बॉक्सिंग के अंदर, किसके अंदर? बॉक्सिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। लेकिन दोस्तों ये सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये सवाल है कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों निखत जरीन। इसको आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मनीषा कल्याण, यह नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, अगर आपसे कहा जाए कि महिला फुटबॉलर
महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ये किसको चुना गया? ये मनीषा कल्याण को चुना गया है। इसके ऊपर आप स्टार लगा के नोट करें। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? कल्याण चौबे को बनाया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राशिद रोवर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसके ऊपर आप स्टार लगाएं। आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल। अमेरिका के द्वारा, यूएई के द्वारा, ईरान के द्वारा, उत्तर कोरिया के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। राशिद रोवर मिशन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों यूएई के द्वारा किया गया, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों आपको बता दें ये किसके द्वारा भेजा गया? फाल्कन 9 ये दोस्तों रॉकेट का नाम है। इसके द्वारा दोस्तों इसको भेजा गया है। और ये दोस्तों किस कंपनी का है? ये दोस्तों टेस्ला कंपनी का है। आप सबको पता है टेस्ला कंपनी का है। और टेस्ला कंपनी किसकी है? एलन मस्क की है। आपको पता ही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके और मिशन को लेकर। इसने दोस्तों एक चंद्र मिशन भेजा था, बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था। जल्दी से बताएं। इसका एक और मिशन है, उसका नाम क्या है? होप मिशन। क्या है दोस्तों? होप मिशन। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये दोस्तों यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये कैसा मिशन है? ये चंद्र मिशन है। लेकिन आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि होप मिशन को किसकी सहायता से लॉन्च किया गया था? तो आपको नोट करके रखना है। इसमें जापान की सहायता ली गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखेंगे। कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में टकराने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं अमेरिका को लेकर। अगर आपसे कहा जाए आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस फर्स्ट, कौन सा दोस्तों? आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किसके द्वारा भेजा गया? या अमेरिका के द्वारा भेजा गया है। और किस कंपनी के द्वारा? ये नासा दोस्तों कंपनी के द्वारा भेजा गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को यहां से नोट कर लिया होगा। अब आप दोस्तों कमेंट कर बताएं EOS 04, कौन सा दोस्तों? EOS 04 किसके द्वारा भेजा गया था और कब भेजा गया था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। ये सवाल दोस्तों मैंने अभी कल की वीडियो में आपको पढ़ाया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बुइया, बांचो और मोनप्पा नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? ये तीनों नृत्य अलग अलग हैं। इनको आप वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे। बुइया, बांचो और मोनप्पा नृत्य, इनका संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है, असम से है, अरुणाचल प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। SSC दोस्तों ऐसे ही सवालों को पूछता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं। दोस्तों बुइया, बांचो और मोनप्पा नृत्य ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपको नोट करके रखना है। ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी बातें करते हैं। कर्नाटक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? यक्षगान। क्या है दोस्तों? अगर आपसे कहा जाए कि यक्षगान ये कहाँ का नृत्य है? ये कर्नाटक का है। असम का दोस्तों एक चीज है बगरुम्बा। दोस्तों बगरुम्बा कहाँ का? ये असम का है। छत्तीसगढ़, बहुत बार सवाल पूछा गया कि पिंडवानी नृत्य, कौन सा दोस्तों? पिंडवानी नृत्य, ये इसका संबंध किस राज्य से है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 2011 की जनगणना में जनसंख्या में कमी वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसको आप ऐसे पढ़ेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जहां पर दोस्तों जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, नागालैंड है या उत्तर प्रदेश है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। एकदम लल्लन टॉप सवाल है, आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जहां पर दोस्तों जनसंख्या में कमी दर्ज की गई वो है दोस्तों नागालैंड। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। और नागालैंड में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसको भी आप नोट करें। कौन सा दोस्तों? हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाता कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है? सबसे कम जन घनत्व, सबसे कम जन घनत्व कहां पर है? तो आप कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अधिक
जनघनत्व सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? तो आप कहते हैं बिहार है। इसको आप ध्यान में रखें। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि महामारी रोकथाम अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा का सवाल वर्ष 2002, वर्ष 1956, वर्ष 1997, वर्ष 1972। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है आपकी परीक्षा को लेकर। महामारी रोकथाम अधिनियम ये किस वर्ष से संबंधित है? तो आपको नोट करके रखना है, ये वर्ष 1956 से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका उत्तर 1956 नहीं 1997 होगा। महामारी रोकथाम अधिनियम ये किस वर्ष से संबंधित है? ये वर्ष 1997 से संबंधित है। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। वर्ष 2002 ये दोस्तों किसका है? जैव विविधता संरक्षण। दोस्तों जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये कब का? ये 2002 का है। अगर आपसे कहा जाए 1956 ये दोस्तों किसका है? तो आप कहेंगे KVIC। दोस्तों KVIC खाद्य ग्राम उद्योग आयोग ये किसका अधिनियम है? 1956 का अधिनियम है। इसको आप नोट करके रखेंगे। 1972 वन्य जीव संरक्षण एक्ट। अगर आपसे कहा जाए कि वन्य जीव संरक्षण एक्ट ये कब का? ये 1972 का है। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि भारत का वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, केवल वन दोस्तों, वन्य जीव नहीं, वन संरक्षण अधिनियम ये कब का है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। ये सारे सवाल आप नोट करते चलें। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? जल्दी से बताएं। बकरवाल जनजाति, टोडा जनजाति, लेपचा और भूटिया जनजाति या मोपला जनजाति? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो सिक्किम में पाई जाती है? तो आपको नोट करके रखना है, ये लेपचा और भूटिया जनजाति। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। लेपचा और भूटिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? ये दोस्तों सिक्किम में पाई जाती है। इसको आप ध्यान में रखें। टोडा जनजाति ये कहां पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है। कहां पर? नीलगिरी। अगर आपसे कहा जाए कि नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सी जनजाति पाई जाती? टोडा जनजाति पाई जाती है। बकरवाल जनजाति दोस्तों कहां पर पाई जाती है? ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि मोपला जनजाति कहां पाई जाती है? ये दोस्तों केरल में पाई जाती है। इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को यहां से नोट कर लिया होगा। अब आप दोस्तों कमेंट कर बताएं कि एस्किमो जनजाति ये कहां पर मिलती है? दोस्तों एस्किमो जनजाति इसके दोस्तों जो घर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, सवाल अच्छे लग रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की ओर। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? राफेल नडाल है, नोवाक जोकोविक है, रोजर फेडरर है या कार्लोस अल्कराज है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। आपकी परीक्षा का लल्लन टॉप सवाल है दोस्तों। US ओपन आप सबको बता दें साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। पहला कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा कौन सा है? फ्रेंच ओपन। तीसरा कौन सा है? विंबलडन ओपन, यानी कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट। और चौथा कौन सा है? US ओपन। इनको आप ध्यान में रखें। इन्हीं क्रम से भी आपको इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का विजेता दोस्तों किसको बनाया गया? तो आप कहेंगे कार्लोस अल्कराज जीते थे। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ और चीजें बताते हैं आपको। आपकी परीक्षा में यहां से सवाल 100% बनने की पूरी संभावना है। राफेल नडाल इन्होंने क्या क्या जीता है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच
ये दोनों ओपन दोस्तों किसने जीते हैं, तो आप कहेंगे ये दोस्तों राफेल नडाल ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये दोनों दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट राफेल नडाल ने जीते हैं। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि नोवाक जोकोविक, इन्होंने दोस्तों विंबलडन ओपन, ये दोस्तों तीसरे क्रम का टेनिस टूर्नामेंट है, ये किसने जीता है, ये दोस्तों नोवाक जोकोविक ने जीता है। और दोस्तों यूएस ओपन किसने जीता है, ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों रोजर फेडरर, इन्होंने अभी अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। और ये किस देश के रहने वाले हैं, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। 132वां स्थान है, 150वां स्थान है, 43वां स्थान है या 107वां स्थान है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यह सवाल भी अपने आप में एकदम लल्लन टॉप सवाल है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो आप कहेंगे 43वां स्थान। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं। 132वां स्थान किसके अंदर है, तो आप कहेंगे मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, दोस्तों मानव विकास सूचकांक, इसको जारी कौन करता है, यूएनडीपी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान कौन सा है, 132वां स्थान है। 150वां स्थान दोस्तों किसके अंदर है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 150वां स्थान है। और 107वां स्थान दोस्तों कौन सा, भुखमरी में। भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 107वां स्थान है। दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, कौन सा दोस्तों, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसको जारी करने वाली संस्था है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। हमारा अगला सवाल कहता है कि यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है, जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है या बेल्जियम में स्थित है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यह सवाल भी अपने आप में लल्लन टॉप सवाल है। दोस्तों यूरोपियन संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे ये बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम में भी कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। कहाँ पर दोस्तों, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है यूरोपियन संघ का मुख्यालय। और दोस्तों इसमें कितने मेंबर हैं, कुल 27 मेंबर हैं। ये भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों नाटो संगठन का भी मुख्यालय कहां पर स्थित है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही स्थित है। आप सबको अच्छी तरह से रटा हुआ होगा। आइए दोस्तों कुछ और चीजें आपको बताते हैं। दोस्तों जिनेवा, यहां पर किसका किसका मुख्यालय स्थित है, WHO, WTO और ILO, इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे जिनेवा में स्थित है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों इन सबका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय स्थित है, UNO। अगर आपसे कहा जाए UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अब दोस्तों UNO की परिभाषा, यानी कि सॉरी दोस्तों UNO की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। जल्दी से दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। स्विट्जरलैंड ग्लैंड, दोस्तों IUCN, ये दोस्तों रेड डाटा बुक जारी करती है कौन, IUCN। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में भी कहाँ पर, ग्लैंड में स्थित है। इन सबके मुख्यालय आप रट डालिएगा, आपकी परीक्षा में एक ना एक मुख्यालय आपसे पूछा जाने वाला है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि रैंप योजना किसके द्वारा शुरू की गई, वित्त मंत्रालय के द्वारा, MSME मंत्रालय के द्वारा, खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा या ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। रैंप योजना, इसका शुभारंभ दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है, ये MSME मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है, 1400 करोड़। कितना, 1400 करोड़, इसमें इतना धन आवंटित किया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें PM डिवाइन योजना, इसका संबंध दोस्तों किससे है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और PM डिवाइन योजना के लिए दोस्तों कितना धन आवंटित किया गया था, 6000
करोड़ रुपए, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों ये पैसों का भी आंकड़ा आपको याद में रखना है, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। रैंप योजना का संबंध किससे है? एमएसएमई मंत्रालय से है। और दोस्तों कितना धन आवंटित किया गया? 1400 करोड़। अगर आपसे कहा जाए पीएम डिवाइन योजना, इसका संबंध किससे है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। और उसके लिए कितना धन आवंटित किया गया? 6000 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं दोस्तों केवीआईसी यानी कि खादी ग्रामोद्योग आयोग। दोस्तों इसने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? नॉलेज पोर्टल। नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे केवीआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? विनीत कुमार है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके द्वारा क्या किया गया? जल दूत ऐप, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। जल दूत ऐप किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है? तो आप कहेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम दें, यहाँ से दोस्तों एक सवाल आपकी परीक्षा में फिक्स होता है। राजगृह में हुई थी, वैशाली में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी या कुंडलवन में हुई थी? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। द्वितीय बौद्ध संगति, इसकी दोस्तों स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों हुई थी वैशाली के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? वैशाली के अंदर। आइए दोस्तों पूरी जानकारी देते हैं। पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है? ये राजगृह में हुई है। कहाँ पर? राजगृह में। दूसरी दोस्तों वैशाली में हुई है। तीसरी कहाँ पर हुई है? तीसरी हुई है पाटलिपुत्र के अंदर। चौथी कहाँ पर हुई है? कुंडलवन कश्मीर के अंदर। इनको मैंने दोस्तों लाइन से लगाकर याद किया है। आप भी इसको लाइन से लगाकर ही याद करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं आप। पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है? राजगृह में हुई है। दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में हुई है। अब दोस्तों किसके समय में हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों राजगृह में किसके समय हुई थी? अजात शत्रु इनके समय में हुई थी। अब दोस्तों वैशाली काला शोक। और दोस्तों ये पाटलिपुत्र में दोस्तों अशोक के समय हुई थी। अशोक। और दोस्तों ये आखिरी वाली कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, ये दोस्तों कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क। इन सारे सवालों को आप नोट कर लें। कोई सा भी सवाल दोस्तों आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। कहने को तो दोस्तों आपके 20 सवाल होते हैं, लेकिन दोस्तों आपको 70 से 80 सवाल यहाँ से आपको सीखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? एस सोमनाथ को बनाया गया, समीर वी कामत को बनाया गया, अनिल कुमार को बनाया गया है या अनिल चौहान को बनाया गया है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सवाल दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप है, इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको कहना है अनिल कुमार को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ये अनिल चौहान, ये दोस्तों कौन है? भारत के सेकंड सीडीएस यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ये दोस्तों किसको बनाया गया? अनिल चौहान को बनाया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर, देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या कहते हैं। दोस्तों एस सोमनाथ ये कौन है? तो आपको पता होगा इसरो। दोस्तों इसरो के हेड कौन है? तो ये एस सोमनाथ हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित मुख्यालय स्थित है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। समीर वी कामत ये दोस्तों किसके हैं? ये डीआरडीओ के हेड हैं, डीओ। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको कहना है 1 जनवरी 1958। इसको भी आप ध्यान में रखें। सभी सवाल आप परीक्षा में आ सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर का अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सृष्टि बख्शी को मिला है, एंजेला मर्केल को मिला है, रुचिरा कंबोज को मिला है, इंदरमीत गिल को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों सृष्टि बख्शी को दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों एंजेला मर्केल, इनको क्या दिया गया है? शांति का पुरस्कार दिया गया है। शांति पुरस्कार दोस्तों दिया गया है।
दोस्तों एसडीजी के अंदर इनको शांति का पुरस्कार दिया गया एंजेला मर्केल को। अब दोस्तों बात करते हैं रुचिरा कंबोज, ये कौन है? प्रतिनिधि, यूएन महासभा की प्रतिनिधि स्पीकर। दोस्तों यूएन महासभा की प्रतिनिधि स्पीकर, ये किसको बनाया गया है? ये रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इनको यूनेस्को अगर आपसे कहा जाए कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, पूरी चीज़ आप ध्यान में रखें। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? एंजेला मर्केल को मिला है। अगर आपसे कहा जाए कि यूएन महासभा की प्रतिनिधि स्पीकर कौन है? ये दोस्तों रुचिरा कंबोज हैं। और यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर का अवार्ड किसको मिला? ये सृष्टि बख्शी को मिला है। दोस्तों इंदरमीत गिल, ये दोस्तों विश्व बैंक के अर्थशास्त्री बने हैं। कौन दोस्तों? विश्व बैंक के अर्थशास्त्री। अगर आपसे कहा जाए कि विश्व बैंक का अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया है? ये इंदरमीत गिल को किया गया है। इसको भी आप नोट करें। ये चारों सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपको नंबर दिलाएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? ये सवाल दोस्तों यूपी SSC की पैट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आपकी भी परीक्षा में दोस्तों ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ईरान नहीं है, भारत नहीं है, यूएई नहीं है, अमेरिका नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपको नोट करके रखना है। इसके अंदर दोस्तों ये ईरान, ये शामिल नहीं है। कौन कौन से देश शामिल है? इजराइल, ईरान के स्थान पर दोस्तों इजराइल। दोस्तों एक तो इजराइल शामिल है, भारत शामिल है और यूएई यानी कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका, ये 4 देश शामिल हैं I2U2 संगठन में। दोस्तों आपको बता दें, आपको यहीं पर कंफ्यूज किया जाएगा ईरान और इजराइल को देकर। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों कौन कौन शामिल है I2U2 में? आई से इंडिया और आई से इजराइल। दूसरा एक यू क्या है? यूएई। दूसरा यू क्या है? अमेरिका। इसको आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों एक संगठन है क्वेड, आपने नाम सुना होगा क्वेड। दोस्तों क्वेड संगठन में कौन कौन से देश शामिल है? इसके अंदर 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा इंडिया हो गया और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया और अमेरिका हो गया। ये 4 देश शामिल हैं क्वेड के अंदर। दोस्तों आपको बता दें I2U2 संगठन में और क्वेड संगठन में कौन से देश कॉमन है? तो आपको कहना है अपना इंडिया और अमेरिका। ये 2 देश कैसे हैं? ये कॉमन देश हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें। आपसे दोस्तों घुमाकर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि I2U2 और क्वेड संगठन में कौन से देश कॉमन देश हैं? तो आपको कहना है दोस्तों अमेरिका और इंडिया। अब क्वेड की संकल्पना दोस्तों कब दी गई थी? 2007 के अंदर दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा दी गई थी। और क्वेड इसका दोस्तों जो युद्धाभ्यास होता है कौन सा? मालाबार। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि SDG 5 का संबंध किससे है? दोस्तों इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली या लैंगिक समानता। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। भाई बहनों आपको बता दें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुल दोस्तों कितने गोल हैं? तो आपको कहना है कुल 17 गोल हैं। अब दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया है कि जो गोल नंबर 5वां है कौन सा दोस्तों? SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, इसका संबंध किससे है? शून्य गरीबी से है, शून्य भुखमरी से है, उत्तम स्वास्थ्य से है या लैंगिक समानता से है? आपको नोट करके रखना है। इसका संबंध है लैंगिक समानता से। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ और जानकारी देते हैं आपको यहाँ से। शून्य गरीबी ये दोस्तों गोल नंबर पहला है, शून्य भुखमरी ये गोल नंबर दूसरा है, उत्तम स्वास्थ्य ये गोल नंबर तीसरा है और दोस्तों गोल नंबर चौथा कौन सा है? तो आप कहेंगे बेस्ट एजुकेशन। अगर आपसे कहा जाए बेस्ट एजुकेशन, अगर आपसे कहा जाए कि बेस्ट एजुकेशन यानी गुणवत्ता शिक्षा, दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये किसके अंदर है? गोल नंबर 4 के अंदर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और 5वां गोल कौन सा है? लैंगिक समानता। अब इसको याद दोस्तों कैसे किया जाए? दोस्तों सबसे पहले मनुष्य क्या करेगा? अपनी गरीबी मिटाएगा। अब गरीबी मिटाएगा तो दोस्तों वो भूखा नहीं रहेगा। अब जब भूखा नहीं रहेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो दोस्तों अच्छी शिक्षा लेगा। अब जब अच्छी शिक्षा लेगा तो दोस्तों क्या होगा? इंसान के अंदर
दोस्तों लैंगिक समानता आएगी, वो किसी चीज में भेदभाव नहीं करेगा। इसको आप ऐसे एक कहानी के रूप में याद करके रखें। यही दोस्तों शुरुआत के 8 से 10 गोल आप याद कर लीजिएगा, यहीं से आपकी परीक्षा में सवाल बन जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर कहा जाता है, लेखपाल कहा जाता है, ग्राम प्रधान कहते हैं, सचिव कहते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। पॉलिटी का बहुत दमदार सवाल है, जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो आपको नोट करके रखना है, इसको कहते हैं महापौर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पंचायत को लेकर। पंचायत का उल्लेख दोस्तों किसके अंदर है? आर्टिकल 40 के अंदर है। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। अधिनियम तो 1992 का है, लेकिन ये लागू कब हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, या 21 सितंबर को मनाया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय महिला दिवस कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। भाइयों बहनों आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको कहना है 13 फरवरी को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों 13 फरवरी को ही रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया था? ये सरोजनी नायडू इनका दोस्तों हैप्पी बर्थडे पड़ता है, इसीलिए 13 फरवरी को मनाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और इसी दिन दोस्तों रेडियो दिवस भी मनाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 मार्च इसको क्या मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया था? बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस ये दोस्तों मनाया था 24 जनवरी को। और 21 सितंबर को क्या मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कौन सा? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है, या पेरियार नदी पर स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। इडुक्की बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, ये पेरियार नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अब आप कमेंट करके बताएं कि पेरियार नदी कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब कमेंट करके बताना है आपको। आइए दोस्तों कुछ और चीजें आपको बताते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मैटूर बांध कौन सा? दोस्तों मैटूर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे कावेरी नदी पर स्थित है। अगर आपसे कहा जाए अलमाटी बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे कृष्णा नदी पर स्थित है। अब आपसे कहा जाए उकाई परियोजना ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ये ताप्ती नदी पर स्थित है। अगर आपसे कहा जाए शिव समुद्रम जलप्रपात, ये सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये दोस्तों। शिव समुद्रम जल प्रपात ये किस नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया है? इडुक्की बांध कहाँ पर है? पेरियार नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना स्थित है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। और कावेरी नदी पर मैटूर बांध और शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। इन सारे सवालों को आप ध्यान में रखें। अब आप दोस्तों कमेंट कर बताएं कि सरदार सरोवर बांध और धुआंधार जलप्रपात ये दोनों किस नदी पर स्थित है? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताइएगा। आइए दोस्तों
दोस्तों बात कर लेते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। हमारा अगला सवाल कहता है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, शतरंज, बैडमिंटन या गोल्फ? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यहां से दोस्तों मैं आपको ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे। दोस्तों थॉमस कप, इसका संबंध किस खेल से है? तो आप कहेंगे बैडमिंटन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अब थॉमस कप इस 2022 का विजेता कौन है? तो आपको कहना है भारत। अपना भारत देश दोस्तों थॉमस कप का विजेता रहा था। और किसको हराया था? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को हराया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि दोस्तों थॉमस कप का उप विजेता कौन है? इंडोनेशिया। विजेता कौन है? भारत। इंडोनेशिया दोस्तों 14 सालों से लगातार जीत रहा था, यानी कि 14 बार लगातार जीत रहा था। 15वीं बार अपने भारत देश ने इसको हरा दिया है। तो दोस्तों थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। अब बात करते हैं फुटबॉल। अगर आपसे कहा जाए संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, दोस्तों संतोष ट्रॉफी इसका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे फुटबॉल से है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि संतोष ट्रॉफी ये किसका है? दोस्तों ये फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसको जीता किसने? केरल ने जीता है 2022 में। दोस्तों केरल ने जीता है। और हराया किसको? पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल को हराया है और केरल ने जीता है। इसको आप ध्यान में रखें। ये सवाल अपने आप में एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि शतरंज से संबंधित कौन सा कप है? इससे संबंधित दोस्तों 1 से 2 कप कमेंट में छाप कर बताइएगा। और शतरंज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप कहेंगे 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों गोल्फ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपसे कहा जाए राइडर कप, राइडर कप इसका संबंध किससे है? तो गोल्फ से इसका संबंध है। आप दोस्तों घुड़सवार बिल्कुल मत लगा के आइएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। कमेंट में बताएं कि शतरंज से संबंधित कौन कौन से कप हैं। 2 से 3 कप जल्दी से कमेंट में छाप दें। दोस्तों एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि उबेर कप, कौन सा दोस्तों? उबेर कप। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि उबेर कप ये किससे संबंधित है? ये भी दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। ये दोस्तों महिला का बैडमिंटन कप है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। थॉमस कप पुरुष का है, महिला कप उबेर वाला दोस्तों कौन सा? ये उबेर कप, ये भी बैडमिंटन का है, इसको आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें दोस्तों लगातार कन्फ्यूजन बनी रहती है और परीक्षाओं में ये बार बार आता है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। एकदम छपने वाला सवाल है। दोस्तों आपको बता दें राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट जवाब होगा, यानी कि 30 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष की होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों 25 वर्ष। अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है या लोकसभा का अध्यक्ष बनना है, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है या लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। अगर आपको दोस्तों राष्ट्रपति बनना है या आपको राज्यपाल बनना है तो दोस्तों आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। अगर आपको दोस्तों ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ना है या दोस्तों ग्राम पंचायत का दोस्तों इलेक्शन लड़ना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। और दोस्तों वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है ही। अब आप दोस्तों कमेंट में छाप कर बताएंगे कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? इसका जवाब कमेंट में आप छाप कर बताएं। ये सब चीज़ें मैंने आपको नोट करा रखी हैं। कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास और कैसे लगे आज के सवाल? अगर दोस्तों आज की क्लास से आपने कुछ अच्छा सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना कर रखें।